हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे और अपने प्रैक्टिस सेट्स या क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से लगा रहे होंगे। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि आप एक काम ज़रूर करना, जो भी बच्चे जिस भी बुक को फॉलो अप कर रहे हैं, जितना भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोशिश करना कि फॉर एग्जांपल आप ओसवाल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अरिहंत से कर रहे हैं, मेनली तो ये दो बुक बहुत टॉप नॉच रहती हैं प्रैक्टिस सेट्स के मामले में। कोशिश करना आंसर जब आप टैली कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल आंसर जो उस बुक में रेफरेंस के लिए दे रखा है उसको आप रीड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उससे अपने आंसर राइटिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में और एक एक्स्ट्रा एडेड फ्लेवर, अगर मैं अलग भाषा में बोलूँ तो मतलब आपके मार्क्स इनहेंस हो जाते हैं उससे, है ना। सो अभी हम एज ऑलवेज जैसे अभी हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 10 पे हम पहुंच गए हैं और आज हम बात कर रहे हैं, आजकल जो हम चैप्टर है वो है हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं। सो अभी इसमें हमारा आज जो मेन बहुत ज़्यादा ये बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी हो जाता है, कभी कभी बड़े इंटरेस्ट के साथ वो इसको पढ़ते हैं, जो है हमारे पास एज यू नो फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है ना। तो जो फंक्शनल ग्रुप्स अगर मैं बात करूं, जो ये चैप्टर है, ये टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स का, ये एक की फैक्टर निकल जाता है कि मतलब जो भी हम अभी तक पढ़ रहे थे, जो भी हमने चीज़ें समझी, कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट पे लाके रखते हैं कि भैया फंक्शनल ग्रुप्स। अब जो भी आगे की बात चलेगी रिलेटेड टू फंक्शनल ग्रुप ही चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं तो फंक्शनल ग्रुप काम कहाँ आते हैं भैया? फंक्शनल ग्रुप काम आते हैं जब हाइड्रोकार्बन में कोई अलग कंपाउंड जुड़ जाए और उससे उसकी बिल्कुल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाए, है ना, तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप के तरीके से देखते हैं। और फंक्शनल ग्रुप लगभग 6 होते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में 4 भी दे के रखते हैं, कुछ बुक्स में 6 भी दे देते हैं, तो ये तो ज़्यादा ऐसा चिंता का विषय नहीं है। बट मेनली आज हमें थोड़ा फोकस रखना है फंक्शनल ग्रुप्स पे और हम होमोलोगस सीरीज को भी डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ। प्लस इसके साथ जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी को कि जो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब उन बच्चों के साथ जो कि पढ़ रहे हैं, आपके साथ ही हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। प्लस अगर आपसे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि हमें इस चैनल पे डिस्कस करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ही हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं या इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं एजुकेटर ऋषि के नाम से ही, वहाँ पर भी आप हमें पर्सनल मैसेज करके ये चीज़ें बता सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा 24/7 वहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ अगर कोई डाउट है या कहीं भी कुछ मिसमैच आपको लगता है वीडियो में कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई है या ये थोड़ा सा और मेरे को अगर पता चलता है इसके बारे में, मेरे को समझा पाते सर, तो मैं और अच्छे से इस चीज़ को अडेप्ट कर पाता, तो उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल हमें ज़रूर इम्पॉर्टेंटली बताएं। सो अब हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। जो ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बेटा, अगर इसके बारे में हम डिस्कस करें, जो आपकी किताब में भी लिखा है उसके साथ साथ चलते हैं, तो क्या कह रहा है ये कि कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स। जैसे कि हमने बात करी कि सबसे पहले हम इसको लेके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, ठीक है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद हम इसे लेके हाइड्रोकार्बन्स पे, हाइड्रोकार्बन में हमने इसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पे तोड़ दिया। अब हम इसे आगे लेके चल रहे हैं, कहाँ पर? हम इसे आगे लेके चल रहे हैं कि भैया जो कार्बन है ना, वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के साथ या जो हमने उससे पहले पढ़े उन्हीं के साथ नहीं, ये एक्स्ट्रा कुछ और कंपाउंड के साथ भी बॉन्ड बनाता है। यानी कि कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट सच एज हैलोजेंस। किसकी बात कर रहे हैं? हैलोजेंस। कि भैया किस 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 के साथ बनाएगा? कि भैया हैलोजेंस के साथ बना देगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात कि भैया किसके साथ बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको कि ऑक्सीजन के साथ भी बना देगा ये बॉन्ड। इसके बाद किसके साथ बनाएगा भैया? नाइट्रोजन के साथ भी बना देगा। किसके साथ बनाएगा? नाइट्रोजन के साथ भी ये बॉन्ड बना देगा। सल्फर के साथ भी बना देगा।
ठीक है ना, सल्फर के साथ भी बना देगा, और इसको हम एक्सेट्रा लिख के यहाँ पर छोड़ देते हैं। ये बात समझ आई। अब इसके बाद दीज आर कॉल्ड हेट्रो एटम्स, इन सबको हम क्या बोल देते हैं, इन सबको हम बोल देते हैं हेट्रो एटम्स, हेट्रो एटम्स बोल देते हैं। पूछा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको हेल्प कर सकता है कहीं पर, अगर आप इन सबको कंसिडर करके लिख रहे हैं तो आप हेट्रो एटम्स भी लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी, बेसिक है। अब जो हेट्रो एटम्स है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर हम बात करें हेट्रो एटम्स की, तो हेट्रो एटम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, कैसे कैसे, दीज एटम्स ऑफ द और द ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स। अब होता क्या है कि जो हेट्रो एटम्स होते हैं ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये करते क्या है, जब हम हाइड्रोकार्बन्स की चैन फॉर्म कर रहे थे तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे और ये अपने आप को वहां पर ऐड कर लेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब होता क्या है, हाइड्रो एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आर रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, केमिकल की रिएक्टिविटी। वो जो केमिकल बना, अब हमारे पास जो नया बन के आया, जब हमने उसमें हेट्रो एटम्स को ऐड करा हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन हटाकर, तो ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा उस केमिकल रिएक्टिविटी के लिए जो उस कंपाउंड की है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसी को हम क्या बोल देते हैं आगे जाके, फंक्शनल ग्रुप्स बोल देते हैं। ये पूरी सर्कल समझ आ गई कि भैया ये सब है हाइड्रोकार्बन्स थे, हाइड्रोकार्बन्स में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, जब एक हाइड्रोजन मैंने हटाया तो मैंने हेट्रो एटम्स लगा दिए। अब हेट्रो एटम्स लगा तो केमिकल कंपाउंड्स जो थे, जो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी थी वो चेंज हो गई, या वो क्या हो गई, रिस्पॉन्सिबल हो गए हाइड्रोकार्बन्स के केमिकल रिएक्टिविटी के लिए, और इन्हीं को आगे जाके मैं फंक्शनल ग्रुप बोल देता हूँ। दैट्स ऑल, इतनी सी बात थी। नेक्स्ट बात क्या निकल के आती है इसमें कि ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इनको मैं डिफाइन कैसे करता हूँ। जो फंक्शनल ग्रुप है कैन मे बी डिफाइंड एज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, या तो एटम हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं, विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड। लेकिन ये क्या बनाएंगे, कार्बन कंपाउंड, एंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ कार्बन चेन। क्या करेंगे, दोबारा से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। ये कह रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ या तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम की फॉर्म में, और ये क्या बनाएंगे, कार्बन कंपाउंड विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टी। और जब ये हेट्रो एटम या फंक्शनल ग्रुप ऐड होंगे तो ये क्या डिसाइड करेंगे, उसके रिएक्टिविटी कि कितना रिएक्टिव वो होगा, और प्लस उसकी प्रॉपर्टी, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। बात समझ आ गई। फंक्शनल ग्रुप हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं, इनको हम हेट्रो एटम्स बोलते हैं। इन्हीं को जब मैं हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन हटा के इनको लगा देता हूं तो कहीं ना कहीं मैं इनको फंक्शनल ग्रुप भी बोलने लग जाता हूं। और जब मैं इनको फंक्शनल ग्रुप बोलता हूं तो ये या तो एक एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। इसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिएक्टिव, जो हाइड्रोकार्बन है उनके रिएक्टिव नेचर के लिए जब ये ऐड हो जाते हैं, प्लस उनकी प्रॉपर्टीज के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ध्यान से सुनते रहना जो बोल रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी इधर उधर स्किप नहीं होना, कान पे हेडफोन लगे होने चाहिए, फुल स्पीड में, फुल साउंड में, जितने की आपको बाहर की आवाज ना है, और जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते रहना। इतनी बात समझ आ गई। अब फंक्शनल रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड द नेचर ऑफ कार्बन चेन, अब मुझे मतलब नहीं है कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने फंक्शनल ग्रुप वहां पर ऐड कर दिया, अब उसकी प्रॉपर्टी मैं डिसाइड करूंगा, मैं फंक्शनल ग्रुप हूं, मैं बन गया उस टीम का कैप्टन। अब जाके बात समझ आ गई, मतलब कि कोई एक नॉर्मल हाइड्रोजन पहले टीम का कैप्टन, मैंने कहा साइड हो भाई, मैं फंक्शनल ग्रुप हूं, मैं इसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करूंगा, मैं इसके रिएक्टिव नेचर को डिसाइड करूंगा, मैं हूं अब इसका फंक्शनल ग्रुप का मेन बंदा। ये बात समझ आ गई। तो जब हम इतना पढ़ लेते हैं इस बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो हमने डिस्कशन करी, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो अगर मैं बताऊं कि हेट्रो एटम्स, ठीक है ना, हेट्रो एटम्स बोल दूं या मैं बोल दूं हेलोजेंस, ठीक है ना, हेलोजेंस की बात करते हैं हम, ठीक है। तो इनको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में मैं टेबल के फॉर्म में आपको लिख देता हूँ, जिससे कि आप इसको अच्छे से रिकॉल भी कर पाए, और आपकी बुक्स में भी ये लिखे होंगे अच्छे से, बहुत बेहतर ढंग से समझाते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ हेलोजेंस की। तो हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं, Cl, Br और I।
अगर मैंने कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन में से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह Cl लगा दिया या Br लगा दिया या I लगा दिया तो वो हेलोजेंस कहलाएंगे। ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट, ये थी पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या कही, मैंने कहा कि भैया उसकी जगह हो सकता है अल्कोहल। अल्कोहल, अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं इसको, इसके पीछे भी एक रीजन है, अभी बताता हूं। अल्कोहल, अल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप में लगाऊंगा वो होगा OH। OH होगा, और इसका जो OL है ना, लास्ट का OL, जब भी फंक्शनल ग्रुप में मैंने OH डाला तो उसका नाम बदल के अब क्या हो जाएगा, मीथेन से मिथेनॉल, मतलब मीथेन, और ये OL लग जाएगा उसके आगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये अल्कोहल की बात कर रहा है। ये बात समझ आई। तीसरी बात अगर मैं कहूँ अल्कोहल के बाद, तो एल्डिहाइड्स आते हैं। क्या आते हैं बेटा, एल्डिहाइड्स आ जाते हैं। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको, एल्डिहाइड, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह का ध्यान रखना। एल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है CHO। CHO इसको मैं कैसे लिखता हूँ, C⋯OH, ऐसे बनाता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसको कैसे बनाता हूँ मैं, OH ऐसे, और ये तो कैसे बनेंगे, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये बात समझ आ गई, ठीक है जी। चौथी बात अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, कीटोन। कीटोन, अब कीटोन में जो ONE है ये लग जाता है उसके बाद, ठीक है। कीटोन में क्या लग जाता है, ONE लग जाता है। एल्डिहाइड में Al लग जाता है, मतलब जो मैंने मिथेनॉल बताया था ना, मिथेनॉल के फॉर्म में बता देता हूँ कि जैसे मीथेन ऑल, तो ये ऑल लग गया इसके पीछे। अगर इसके पीछे होगा तो कैसा लगेगा, इथेनल, Al लग जाएगा। अब मैं कीटोन की बात करूँ तो CO, इसको कैसे लिखेंगे, C⋯O। तो ये पहली बात तो C⋯O है, तो ये 3 कार्बन एटम के साथ ही लगेगा, क्योंकि C⋯O सिंगल के साथ तो नहीं लग सकता। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, बस अभी ध्यान रखना। और प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, ONE लग जाता है। ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप मैं आज आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से कान खोल के सुनते रहना, समझते रहना। पांचवा जो आता है इसमें आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, आगे जाके उससे हम एस्टेरिफिकेशन समझते हैं, इथेनॉल। और जब मैं उसके साथ इथेनॉल के साथ मैं मिलाता हूँ, मतलब इथेनॉल भी बोल सकते हैं, अल्कोहल बेसिकली हम अल्कोहल बोलते हैं इसको भी। अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, आई थिंक चेक करना है इसको, कमेंट सेक्शन में बताना मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, तब जाकर आपका एस्टर बनता है, स्वीट स्मेल होती है उसकी, इसी के से आगे जाके वहां पर परफ्यूम्स वगैरह भी बनते हैं। तो यहां पर आता है COOH। अच्छा जी, कैसे बनेगा, C⋯O OH, ओइक आ जाता है इसका ना, ओइक, OIC, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। फ्री वैलेंसी और वैलेंसी ऑफ अ कार्बन एटम ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप आर शोन बाय सिंगल लाइंस। मतलब यहाँ पर इन्होंने तो बुक के रेफरेंस में कहा कि जो डैश डैश मैंने छोड़ा है ना, इसके आगे एक चैन हो गई पूरी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने पूरा प्रॉपर बनाया है, तो ये जो डैश डैश है ये छोड़े नहीं है मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेंगे, बट मेनली अभी मैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा वैल्यू दे रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पर जब मैं इतना समझ लेता हूँ कि मैंने फंक्शनल ग्रुप्स को देखा, फंक्शनल ग्रुप्स को अगर मैं देखूँ तो सीधा सीधा जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो है कि अगर हेलोजन की बात हो रही है तो क्या क्या लग जाएगा, ClBr लग जाएगा। अल्कोहल की बात करेंगे तो OH लग जाएगा। एल्डिहाइड में CHO लग जाता है, कीटोन्स में CO लग जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में C⋯OH लग जाता है। इतनी बात समझ आ गई। ये मेनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, और आगे जाके जब आप 11th में 12th में इसको पढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है भैया। आगे जाके इसके जब हम नोमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे, IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे, तो तब भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। इतनी बात समझ आ गई। अब फंक्शनल ग्रुप को जब मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ किस चीज़ पे, कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। एक टॉपिक आता है इसके बाद जिसको मैं बोलता हूँ होमोलोगस सीरीज।
ये होमोलोगस सीरीज क्या है भाई? अगर मैं होमोलोगस सीरीज की बात करूं, क्या बोलता हूं मैं इसको? होमोलोगस सीरीज, ठीक है, लोगस होमोलोगस सीरीज, ठीक है। इसको देखते हैं बेटा, होमोलोगस सीरीज मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं सिंपली आपसे पूछूं या आपसे कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करूं कि होमोलोगस सीरीज किसको कहते हैं, ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है। कि होमोलोगस सीरीज जो किताब में लिखा है इसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। क्या सीरीज ऑफ सिमिलर कांस्टेंट कंपाउंड इन विच द मेंबर प्रेजेंट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप and similar chemical and any two successive member in a particular series differ in their molecular formula by CH2। कहने का मतलब होमोलोगस बोलते हैं जो उन्होंने इसमें कहा है कि भैया a series of a similar constant compound in which the member present have the same functional group। पहली बात क्या होना चाहिए उसमें? सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप उसको बोलूंगा मैं कि भैया ये क्या होमो। इसके साथ और क्या होना चाहिए? दूसरा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है जी। तीसरी बात और भी कुछ है क्या? हाँ जी है। पहली बात की सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और दो मतलब मैं मीथेन से जब इथेन में जा रहा हूं तो जो डिफरेंस रहेगा वो कितने का रहना चाहिए? CH2 का रहना चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे? टू सक्सेसिव मेंबर इन पर्टिकुलर सीरीज डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। टू सक्सेसिव, अगर दो सक्सेसिव मेंबर्स की बात करो तो उनके बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? डिफर बाय CH2। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता है बोलूं तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा भैया पहला है CH4, इसके बाद कितने का? CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो एक C बढ़ा दो, C2 हो गया, और H में 2 बढ़ा दो तो C6 हो गया। इसके बाद वाला जो मेंबर होगा इस सीरीज का वो C2H6 होगा। इसके बाद वाला कौन सा होगा? बोलना जरा मेरे साथ साथ। CH3H8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3H8। इसके बाद वाला क्या होगा? CH4H10। तो ये कहना चाह रहा है इस वाले पॉइंट में, होमोलोगस सीरीज के पॉइंट में, ये इसने कहा। ये बात समझ आ गई। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें जो हमने यहाँ पर लिखी है कि ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड अ जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना, एक ही जनरल फॉर्मूला होगा। जैसे अगर मैं इथेन की बात करूंगा तो C2N है, C2H2N+2। इन की बात करूंगा तो C2H2N-2, है ना, YN की। और एन की बात करूंगा C2N, C2H2N। बात समझ आ गई? अब यहां पर अगर मैं इसको आगे लेके चलूं तो क्या बोल रहा है कि 1 कार्बन एंड 2 है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। ऑल कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास अ ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी सीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना बेटा, मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर रहा हूँ 4th पॉइंट के हिसाब से, कि जैसे जैसे मेरे जो मॉलिक्यूलर मास वो बढ़ेगा, मतलब कि मैं जैसे यहाँ से यहाँ पे जंप करूंगा तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। क्यों? फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो जैसे जैसे मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूंगा, मॉलिक्यूलर मास की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर मास की वजह से टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या हो जाएंगे? इंक्रीज होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, MP मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस और अ मेंबर्स इज 14 यूनिट। मतलब कि अगर मैं इसमें और इसमें CH4 और C2H6 के बीच में मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस की बात करने लगूं तो 14U का रहेगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, एटमॉस्फेरिक यूनिट, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो हमने आज क्या समझा? बेसिकली पहले हमने देखा फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज की हमने प्रॉपर्टीज देखी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? इनके रिलेटेड हम इनसे ही रिलेटेड हम नॉमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे, उनकी नेमिंग देखेंगे।
नेमिंग देखने के बाद उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज, कंबशन, एडिशन, रिएक्शन इन पे पहुंच जाएंगे, जो कि थोड़ा थियोरेटिकल पैटर्न है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो जितना मैंने आज पढ़ाया इसको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोशिश करो कि समझ आए, ना आए तो मुझे बताओ, ठीक है। और बाकी अगर आपको ऐसा लगे कोई डाउट है या कोई चीज़ जो आपको और बेहतर ढंग से समझनी थी, मैं कोशिश करूँ कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को रिलेटेड कनेक्ट करके मैं चैप्टर को ब्रेक डाउन करूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स ना हो जिससे आप बोर हो जाए, है ना। सो इसमें आप समझ गए होंगे, मैंने दो चीज़ें समझाई, फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज, उसके बारे में हमने बात करी। इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नॉमेनक्लेचर्स की बात करेंगे और नेमिंग को प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर आपने चैप्टर की लेक्चर्स यहाँ तक देख लिए हैं, कंटिन्यूस से कंसिस्टेंट हैं आप, तो मेक श्योर कि आप हमारे को सजेशंस दें नेक्स्ट वीडियोस के लिए, नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए, या हम क्या कंटेंट आपको और प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस अगर आपको पर्सनली हमसे कनेक्ट होना है तो सेम एजुकेटर ऋषि के नाम से हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप वहाँ पे भी हमसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर भी हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं अपने रिलेटेड टू कोई स्पेसिफिक रील हम अपलोड करते हैं। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया, सो थैंक यू सो मच यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।